हाँ जी, कक्षा 11 विषय भूगोल। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि भूगोल विषय क्यों ज़रूरी है, क्या आवश्यक है, और उसमें हमने दो महत्वपूर्ण सवाल का भी अध्ययन किया था, जिनमें से पहला सवाल है कि भूगोल एक विद्यार्थी के रूप में हम क्यों पढ़ें, और उसी में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि पृथ्वी हमारा आवास है, यहाँ पर रहने वाले छोटे बड़े प्राणियों का आवास है, क्या पृथ्वी की सतह एक स्वरूप नहीं है। उसके बाद हमने इरेस्थनीज के बारे में जाना, भूगोल के बारे में कुछ और बातों का अध्ययन किया। अब वर्तमान में हम जो है वह जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट या ज्योग्राफी। देखिए, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक विषय कौन सा होता है? वह है विषय जो संश्लेषण करने का प्रयास करता है, सिंथेसिस सब्जेक्ट्स कहते हैं इसे। ये विषय जो होते हैं संश्लेषित विषय, ये वो विषय होते हैं जो अपने साथ साथ अन्य विषयों को भी बड़ी गहराई से लेकर चलते हैं, और न केवल ये इन विषयों को साथ लेके चलते हैं, साथ से भावार्थ यहाँ पे ये है कि ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इसके अलावा इतिहास है, भूगोल है, और अन्य विषय जो राजनीति विज्ञान में कला के रूप में पढ़ाए जाते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र है, मानव शास्त्र है, प्राकृतिक शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, मौसम विज्ञान है, ये हमें विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। अब इन और मतलब व्यवसाय में भी कुछ व्यवसाय अध्ययन है, व्यवसाय शास्त्र है ना, जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। तो भूगोल अब हम आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये इंटीग्रेटेड या संश्लेषित कैसे है, कैसे ये सारे विषयों को साथ लेके चलता है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं कि इसकी प्रकृति समग्रात्मक होती है। समग्रात्मक पद समझते हैं, हॉलिसैट्स जिसे बोलते हैं। समग्रात्मक का मतलब होता है कि जब सारी चीज़ें हमें एक ही जगह उपलब्ध हो जाएं, एक ही विषय के रूप में, उसे समग्रात्मक कहते हैं। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान में विश्व में एक वैश्विक ग्राम का बोध होता है, और परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। अब एक बात देखें, हम अगर बात समझें तो हम पाएंगे कि आज विश्व का इतना विस्तार हो गया है कि हम जो है उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैले हुए हैं। ठीक है। और पृथ्वी की तो परिधि के चारों ओर, पृथ्वी के चारों पेटे पर हम फैले हुए हैं। अगर हम और छोर का पता करें तो वो देखिए, अलास्का और अलास्का से जुड़े हुए, अलास्का और रशिया से जुड़े हुए क्षेत्रों की तरफ ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि विश्व जो है वो बढ़ तो गया है, लेकिन आज की कम्युनिकेशंस और मीडिया ने क्या किया है, विश्व को छोटा जी। अब हुआ क्या है कि विश्व का विस्तार हो गया है, लेकिन कम्युनिकेशन का भी विस्तार बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गया है। अब हमारे पास मार्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़बरदस्त हैं कि संपर्क के साधन इतने ज़बरदस्त हैं कि हमारे जो आगे आने वाली जो सारी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं से हमने इतना बड़ा और इतना विस्तृत अध्ययन कर लिया है कि आने वाले समय में हमारे दृश्य और श्रव्य जो साधन हैं वो बहुत तेज़ी से फैल गए हैं। अब ऑडियो विजुअल मीडिया जो है उसने इतना हमारे लिए सुगम और सरल करा दिया है कि आज उत्तरी ध्रुव पर बैठा हुआ आदमी तो बहुत नज़दीक है। हम अंतरिक्ष में गए हुए आदमी, चाहे वो मार्स पे गया हुआ है और चाहे वो किसी भी
मतलब प्लैनेट पे गया हुआ है, लाइक एन जुपिटर, मार्स, और हम मार्स से आगे तो नहीं जा पाए, खैर मार्स पे गए हुए आदमी को हम कम्युनिकेटेड कर सकते हैं उसको। अब सब हमारे ऑडियो वीडियो जो विजुअल मीडिया है उसने हमारे बीच की दूरी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। अब हमारे में कम्युनिकेशंस पावर बढ़ गई है, और ये सारा का सारा तकनीकी ने दिया है। तकनीकी के प्राकृतिक साधनों तथा आर्थिक सामाजिक प्राचलन पैरामीटर के निष्करण एवं निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विषयों से अंतरप्रश्न या इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विषयों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थ को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थ से जुड़े हुए तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। रेखाचित्र 1.1 को अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि अब इसने क्या किया है, राजनीति विज्ञान ने, भूगोल ने, अर्थशास्त्र ने, समाजशास्त्र ने, सब ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जिससे हमें यथार्थ का ज्ञान हो। पहले विषयों की सीमाएं हुआ करती थी, एक विषय दूसरे विषय में जाकर उसकी विषय वस्तु का अध्ययन करने से कतराता था कि दूसरे विषय वस्तु के जो कथककार हैं या जो उसके जो श्रोता या उसके जो प्रकथक वाचक हैं वे कहीं बुरा न मान जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है हमने अपने सामाजिक विज्ञान के इंटरफेस को बढ़ा दिया है। अब इसमें सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को हम संश्लेषित रूप से अध्ययन करते हैं और एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर रखा है, ताकि आप जैसे श्रोता और पाठक जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एक विस्तृत और पूर्ण विस्तारित अध्ययन मिले। अब भूगोल यथार्थ से जुड़े हुए साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। आगे चलकर हम चित्र 1.1 में देखेंगे तो हमें जो है आगे की स्थिति बहुत साफ हो जाएगी और आपको बिल्कुल निश्चित रूप से तय हो जाएगा कि आप कैसे किस तरीके से जो है इसका अध्ययन करें और क्या क्या विषय इसमें शामिल रहेंगे। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थ और समग्रता को समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता से समाकलित करता है। भूगोल के सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषित कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। जैसे भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानीय दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना है। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र तथा प्रदत्त कवच उसकी मिट्टी पर युद्ध करने से बचाता है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उसमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा कर रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे के मध्य, देखिए अगर हम देखें भारत में हिमालय जो है वास्तव में हमारा सबसे बड़ा, निश्चित रूप से ये तथ्य सही है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमें मौसम संबंधी बड़ी बड़ी आपदाओं को तो झेलना ही पड़ता। ये साइबेरियन हवाएं हमारे भारत को जो है वो एकदम से जो हमारी शीतोष्ण जलवायु है उसको कहीं बदलकर शीत जलवायु में परिवर्तित कर देती है और हमारे यहाँ पे सब फ्रीजर जोन आ जाता। अगर देखिए हम जो हैं हमारी स्थिति अगर नक्शे में हम देखें, वी आर लोकेटिंग इक्वेटर अबोव देन इक्वेटर, वी आर इन लाइन ऑफ ट्रॉपिकल। तो हम जो ट्रॉपिकल लाइंस पे हम जो लाइव कर रहे हैं, जो कर्क रेखा हमारे बीच में से होकर गुजर रही है, भारत के बीचों बीच राजस्थान के लगभग टच करती हुई जो हमारी कर्क रेखा जाती है बांसवाड़ा के पास में से, तो ये हमारी जो ट्रॉपिकल लाइन है ये हमें ड्यूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है।
माने हमारे यहाँ पे गर्मी और सर्दी, वर्षा, पतझड़ सब तरह के मौसम होते हैं। और ऐसा विश्व या यूँ कहे पृथ्वी पर दो ही जगह पे होता है, लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ ट्रॉपिकल। दोनों लाइनों पे कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो है वो दोनों जगह पे ये चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। अब देखिए कि लाइन ऑफ कैंसर जो है वो मतलब एक ये ऐसी है जो दे विल बी चेंज द फ्रीजर जोन टू आपके सॉरी, they will be change, they want to changes about a frigid zone to hot zone. ओके, ये क्या करती है, मतलब हमारी जलवायु को बांट देती है। यहाँ से आके कर्क रेखा से ऊपर हम जब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से सर्दियाँ बढ़ जाएंगी और ठंड बढ़ जाएगी और सब कुछ जो है वो जमाव बिंदु पर चला जाएगा। और इसी कर्क रेखा से जब हम साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं, माने इक्वेटर माने भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ जाएंगी। तो ये एक तरह की डेडलाइन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मौसम संबंधी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है अगर सूर्य की स्थिति जो है वो इक्वेटर पर है तो। पुनः से कह रहा हूँ, अगर सूर्य की स्थिति जो है भूमध्य रेखा, इक्वेटर माने भूमध्य रेखा, अगर भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति है तो ही ऐसा होगा। लेकिन अगर कहीं बात ये 24-25 दिसंबर के लगभग की है और सूर्य जो है मतलब मकर रेखा पर चमक रहा है, तो फिर जो है हम जो है वो शीत जलवायु में रहेंगे और ये स्थिति जो है हमारे लिए काफ़ी ठंडी और मतलब जैसे 0 के लगभग तापमान की होगी। और फिर हम अगर इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो तापमान उतना तेज़ी से नहीं गिरेगा जितने तेज़ी से गिरना चाहिए या बढ़ना चाहिए। तो मतलब कई चीज़ भूगोल में आगे चलकर हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे मतलब मौसम संबंधी घटनाएं और ये आपका तापमान में वृद्धि और जो घटोतरी है वो कैसे होती है। आगे चल के हम देखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि मतलब हिमालय ने हमारी कैसे रक्षा की है। हिमालय ने देखिए हमें साइबेरियन हवाओं से तो बचाया ही है, इसके अलावा जो एशियाई मूल से आने वाले जो आक्रमण आक्रांता थे, लाइक मंगोल्स आए थे, मतलब चाइना से जो मंगोल्स आए थे, उन अगर वो हिमालय नहीं होता तो वो सीधे कभी गए ही नहीं होते और फिर उन्हें आना भी दुर्गम रहता है ना। एशियाई आक्रमणकर्ताओं के प्रव्रजन मार्ग को सुविधा देते हैं। समुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देश में भारत सहित कई एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण में सहायता की है, क्योंकि उन्हें समुद्र के मध्य गम्यता मिलती है। भौगोलिक तत्वों के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा का अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू-आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न स्थानों एवं एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के लिए अ स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में भी कहा जा सकता है। अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल यात्रा की जाए। इसी समय भौगोलिक अध्ययन की चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, दूरी उतनी है, लेकिन हम जो मास ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं या मास ऑफ ट्रैवलिंग यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास में ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल अगर कोई एयर व्हीकल है तो डेफिनेटली ये जो 1500 किलोमीटर की दूरी हम 2 घंटे में तय कर लेंगे। लेकिन हमारे पास में कोई लैंड मूविंग व्हीकल है, जो सबसे फास्टेस्ट हमारे लैंड पे जो काउंट होता है दैट इज़ रेलवे। अगर रेलवे में अगर हम मूव करते हैं फास्टर देन फास्ट, तो हमें कम से कम 17 घंटे का समय लग जाएगा डेफिनेटली। इसी कारण से यही कारण है कि इस समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख हम यहाँ पे करेंगे। रेखा चित्र 1.1 में अगर हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये सब होता है।
इन प्राकृतिक सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से एक चित्रित करता है। अब संबंध दो खंडों में रखा जा सकता है। देखिए, अब हमारे सामने दो चीज़ें निकल के आ जाती है। कौन सी? पहली भौतिक भूगोल, दूसरा प्राकृतिक भूगोल। अब भूगोल को हमें बांटना हो, कोई हमसे पूछे कि भूगोल कितने भागों में बटी हुई है, तो हमारे साथ में सीधा सपाट उत्तर, वैसे भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम आपको कई इसके आयाम बताएंगे, कई इसके अलग अलग तरीके बताएंगे कि ये कैसे कितने भागों में बटी हुई है। एज एन ज्योग्राफिकल स्टूडेंट तो आप जो है ये समझें कि आपको का पूरे साल पढ़ना है कि भूगोल कितने भागों में बटा है। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी को सामान्य सा अर्थ अगर आप बताएं कि भूगोल कितने भागों में बटा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भूगोल जी दो शाखाओं में बटा हुआ है। पहला जो हमें दिखाई दे रहा है भौतिकी के रूप में, जो हम देख रहे हैं, जिसे जो बाय द मैन मेड है, और दूसरा बाय द नेचुरल मेड है, जो कि प्राकृतिक रूप से स्थापित है। अब प्राकृतिक रूप से स्थापित जो पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान, नदियाँ, झीलें और वटेवर, जो ये जंगलात जो है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा प्राकृतिक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो मैन मेड है, वो बाय नेचर नहीं है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जिसे रेखा चित्र में दर्शाया जाएगा आगे जाकर, प्राकृतिक विज्ञान से अंतःपृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक के निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकट जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न संकेतों के निकट में निवास करता है। तो यही जो है मतलब एक भूगोलवेता, एक ज्योग्राफिकल लेक्चरर होने के नाते, या आप एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते ये जानिए कि आप भूगोल जो है एक समग्र विषय के रूप में पढ़ेंगे। यूँ कह सकते हैं कि आपकी छोटी छोटी जो जिज्ञासाएं जो थी अन्य विषयों के प्रति, जो पूरी नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो उनको भी आप इस विषय में शांति, भूगोल की बड़ी सुंदरता है, बड़ा शानदार विषय है भूगोल, बड़ा सुंदर विषय है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें भूगोलवेता जो होता है, जो ज्योग्राफिकिस्ट होता है, वह संपूर्ण होता है। अब ये तो बात थोड़ी अतार्किक भी लगती है कि कोई आदमी सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं न कहीं अंशतः वो सर्वगुण संपन्न होता है। क्यों होता है, आगे चल के आप खुद जान जाएंगे कि भूगोल से ऐसा कोई विषय ही नहीं है जो अछूता रह गया हो। सभी विषयों में भूगोल की हस्तक्षेप रहता है और सभी विषय भूगोल के अंदर समग्र रूप से शामिल भी रहते हैं। जैसे तुम्हें बड़ी खुशी हुई होगी जब तुमने कक्षा 10 पास की और कक्षा 11 में आए, तो मेरे जैसे कई विद्यार्थियों के मन में दिमाग में एक बात भी आई कि ले चलो गणित से पिंड छूटा। गणित हमारे सामने बड़े दैत्य के रूप में पिछले 10 साल से हमारे मानसिक रूप से, हमारे मस्तिष्क पर समग्र रूप से आतंक फैलाए हुए थी। तो हमने एक लंबी सांस ली कि ओह वी लीव द मैथ्स। बट आपको बता दूं कि अगर आप भूगोल विषय लेते हैं तो आपको शायद उतनी तो नहीं, लेकिन अंशतः गणित पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि भूगोल जो है गणितीय गणनाओं का भी अध्ययन है, क्योंकि इसमें जो है गणनाएं, संख्यात्मक विशेषता भी शामिल रहती है। एक भूगोल को गणित एवं कला विशेष मानचित्र में रेखांकन होता है, निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा रहता है और अक्षांश और देशांतरों के विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू आभ जियोड है, परंतु भूगोल का मूल उपकरण मानचित्र होता है जो द्विआयामी प्रदर्शन करता है। भूआब और द्विआयामी में परिवर्तन करने का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित परिप्रेक्ष्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखाचित्र परिणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना का द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, स्केच, मानस या मेंटल मानचित्र एवं मानचित्र कला जो कैटोग्राफिक वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। तो देखिए, आज हमने पढ़ा भूगोल
एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में भूगोल क्या है। आगे अगली क्लास में हम अगले विषय में अगले अगले अध्ययन में हम पढ़ेंगे कि भूगोल जो है वो मतलब एक हमने पढ़ा था संश्लेषित विषय, अभी तो हमने पढ़ा है समग्र विषय, अब आगे बढ़ेंगे संश्लेषित विषय। संश्लेषित का भावार्थ मैंने बता दिया था कि ये बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों को साथ लेके चलता है। अभी कौन कौन से सामाजिक विज्ञानों को साथ लेके चलता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की जाती है, ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन कि आप अपनी पाठ्य पुस्तकें यथासंभव जितना जल्दी हो सके खरीद लें। और सब जो है जिस एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस जिस विद्यार्थी ने अपनी भूगोल की पाठ्य पुस्तक खरीद ली है वे कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जिस दिन आप सबके पास में पाठ्य पुस्तक हो जाएगी फिर अपन लेक्चरर पद्धति से ब्लैक बोर्ड पर इस चीज़ को पढ़ाया करेंगे। आपके वीडियो उस तरह के आएंगे जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस के आते हैं, समझ में आ रही है, या अन्य इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, या अन्य विषयों के वीडियो आ रहे हैं, उसी के जैसे ही आएंगे। धन्यवाद।